कहानी शुरू होती है एक शांत दिन से, जब कोई खुशी से अपने बिस्तर में समय बिता रहा था। एक किताब उसके चेहरे पर गिरी और उसे सिर दर्द के साथ उठा दिया। पर अचानक उसे याद आया कि वो एक दुर्घटना में फंस गया था जब वो खंडहरों का पता लगा रहा था, और उसे लगा कि उसे किसी ने बचा लिया होगा। और उसकी उलझन और भी बढ़ गई जब उसने देखा कि वह एक अनजाने कमरे में है। मौके से उसके सामने एक आईना था और खुद को और ध्यान से देखते हुए उसे एहसास हुआ कि उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका है और उसका शरीर भी वैसा नहीं रहा। इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि उसका परिवर्तन किसी दूसरे शरीर में हो गया है, क्योंकि अभी एक पल पहले तो वह एक जवान आकर्षक पुरातत्वविद था, लेकिन अब वह सिर्फ एक साधारण हाई स्कूल का लड़का है। हालांकि अपने आसपास देखते हुए उसने एक किताब देखी जो उसका ध्यान खींचती है, और इसलिए वो उसे और करीब से देखता है, सिर्फ यह जानने के लिए कि वह किताब प्राणियों को वश में करने से संबंधित थी। इसके साथ ही उसके अंदर यादों का एक ज्वार भाटा उमड़ पड़ा, और अपने मौजूदा शरीर की यादें याद करके उसे एहसास हुआ कि वह अब प्लेनेट अर्थ पर नहीं है, क्योंकि अब वो ब्लू प्लेनेट नाम की जगह पर है। इस ग्रह पर जानवर और पौधे, यहाँ तक कि पहाड़, नदियां, झीलें, हवा और बर्फ, यहाँ की हर चीज में क्षमता है कि वो आगे बढ़कर शक्तिशाली प्राणी बन सकें और बुद्धि प्राप्त कर सकें। वे महान शक्तियां भी हासिल कर सकते हैं। प्लैनेट अर्थ से आए किसी व्यक्ति के लिए वे दिव्य प्राणी हैं, और यहाँ के इंसानों की भी अपनी शक्तियां हैं, जिसे टेमिंग कहते हैं। टेमर्स अपने मन में ध्यान लगाकर वैकल्पिक आयाम बनाने में सक्षम होते हैं। इससे उन्हें उन विकसित प्राणियों को पकड़ने और उन्हें अपना बनाने का अवसर मिलता है। तमिंग आयाम के साथ मानव सभ्यता ने तरक्की की और एक नए युग की शुरुआत की, जिसे आमतौर पर टमिंग युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में टैमर्स एलीट माने जाते हैं, पर जानवर अभी भी इंसानों के क्षेत्र के बाहर के इलाके पर राज करते हैं, और शक्तिशाली प्राणी कभी कभी इंसानों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। फिर उसे याद आया कि उसका नाम शिरयू है, और उसने अपना परिवार राक्षसों के उत्पात से खो दिया। इससे उसे टेमिंग वर्ल्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई, और ये कि वो कहीं और से यहाँ आया है। इसे सुधार भी नहीं कह सकते, पिछली जिंदगी की तरह वो अब कोई नहीं बन गया है। इसलिए वो आगे जांच करने का फैसला करता है, ताकि पता चले कि वो अपने फायदे के लिए क्या इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ही उसने अपना स्टेटस खोला, उसे पता चला कि वो बस एक साधारण इंटर्न ब्रीडर है ग्लेशियर सिटी के ब्रीडिंग बेस पर, और वहां इंटर्नशिप करने का कारण है कि वो एक टेमर बनना चाहता है। लेकिन वो खुद को आह भरते हुए रोक नहीं पाया जब उसे एहसास हुआ कि इस जिंदगी में भी वो अपनी निजी समस्याओं से भाग नहीं सकता। फिर भी वो सब कुछ बदलने की ठान चुका था, इसलिए वो आज का मिशन पूरा करने का फैसला करता है, जो कि सुबह सुबह बर्फ के भेड़ियों को खाना खिलाना और दोपहर में हरी कॉटन के कीड़ों की वृद्धि का डेटा इकट्ठा करना था। लेकिन यदि उसकी याददाश्त सही हो तो बर्फ के भेड़िए झुंड में रहते हैं और बेहद खतरनाक मांसाहारी होते हैं। इसीलिए वो सोच रहा था कि क्या एक इंटर्न को अकेले इस काम के लिए भेजना ठीक है। हालांकि वो मानता है कि सब ठीक होगा, क्योंकि ये एक नामी कंपनी है, और वो यहाँ पर इंटर्न के रूप में इसलिए बना क्योंकि उसके एग्जाम रिजल्ट्स ऐसे हैं जिन पर एक एशियाई माता पिता गर्व करे। इसके साथ ही उसकी एक खास टेमिंग प्रतिभा है, जिसे टेलीपैथी कहते हैं। एक ऐसी प्रतिभा जो उसे सभी प्रकार के प्राणियों से संवाद करने की क्षमता देती है, भले ही असली लड़ाई में यह उपयोगी ना हो। ये बहुत ही जरूरी है, और ये कूटनीति, शिक्षा और प्रजनन अनुसंधान के क्षेत्रों में खूब मांग में रहता है। इससे वो काफी निश्चिंत है कि वो बर्फ के भेड़ियों के साथ अच्छे से पढ़ सकेगा। तो वो अब इसे ट्राई करने का फैसला करता है, ताकि इसकी आदत डाल ले। जैसे ही उसने अपना पालतू आयाम खोला, तुरंत उसकी चेतना अपने आयाम में प्रवेश कर गई, और आंखें खोलने पर उसने सामने एक रहस्यमयी किताब देखी। अब उसे एहसास हुआ कि उसने एक नई पालतू प्रतिभा जागृत कर ली है, जिसको स्किल्स हैंडबुक कहते हैं। इससे वो हैरान हो गया। हालांकि ये आम बात है कि एक इंसान अपने पालतू आयाम को पहली बार सक्रिय करने पर पालतू प्रतिभा जागृत करता है, लेकिन उसे पहले ही कोई एक मिल चुकी है, और पालतू प्रतिभाएं बढ़ावा और अनूठी प्रतिभाओं में बांटी जाती हैं, लगभग 9 के मुकाबले 1 के अनुपात में। बढ़ावा प्रतिभाएं पालतू जानवरों के कुछ खास तरहों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये एक आम लड़ाकू प्रतिभा है, जबकि अनूठी प्रतिभाएं, और यहाँ आपने संवाद अधूरा छोड़ दिया है, कृपया अपना संवाद प्रदान करें। इनके हाथ काफी जटिल होते हैं, और प्रतिभाओं में भी खूब फर्क होता है। जैसे शिरयूस की असली प्रतिभा टेलीपैथी अनोखी प्रतिभाओं में सबसे आम हुनर है। ये बहुत ताकतवर या दुर्लभ तो नहीं है, पर नौकरी तलाशने में बड़े काम की चीज है। लेकिन किसने सोचा था कि उसे अब दूसरी प्रतिभा मिल जाएगी, और वो भी एक अनोखी प्रतिभा थी, जिससे वो ट्रांसेंडेंट बीस्ट्स के कौशल की नकल कर सकता है और इसे हैंडबुक में रख सकता है, जिससे वह अपने इकट्ठा किए हुए कौशल दूसरे बीस्ट्स को सिखा सकता है। हालांकि दूसरे ट्रांसेंडेंट बीस्ट्स के कौशल की नकल करने के 3 शर्तें हैं। पहला, उसे खुद बीस्ट को वह कौशल इस्तेमाल करते देखना होगा। दूसरा, उसे बीस्ट को छूना पड़ेगा। तीसरा, ये दोनों कार्य 1 घंटे के भीतर पूरे करने होंगे। ये शर्तें हैं कौशल की नकल करने और दर्ज करने की, और दर्ज किए गए कौशल से दूसरे बीस्ट को सिखाने के लिए एक अलग शर्त है, जो कि सिखाने की प्रक्रिया में लगने वाली स्टेमिना की मात्रा है, जो कौशल के स्तर के अनुसार बदलेगी, और सिखाया जाने वाला बीस्ट भी कौशल के प्रति कुछ अनुकूलता रखना चाहिए। हालांकि इसमें बहुत सारी पाबंदियां हैं। ये हैंडबुक तो शिरयू को बाकी टेमर्स की जलन का पात्र बना देगी।
लेकिन शिर्यू को अभी और 3 चीजें गौर से सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि वो पेट बीस्ट की स्किल के अलावा एक टेमर की ताकत तय करती है। पहला तो अपनी टेमिंग प्रतिभा को विकसित करना है, दूसरा है स्किल टोन्स, तीसरा टेमिंग का विकास है। तीनों में से पहला तो टेमर की अपनी स्किल्स के विकास से जुड़ा है, दूसरा और तीसरा फैक्टर टेमर्स के ज्ञान और अनुभव से संबंधित है। 2 प्रतिभाएं। कुछ लोग तो इसे चीटिंग बोलेंगे, लेकिन लगता है ये मुमकिन है क्योंकि वो शिर्यू है और आखिर में वो तो ट्रांसमाइग्रेटर ही है। यहाँ का शिर्यू तो टेलीपैथी की प्रतिभा रखता है और उसका ट्रांसमाइग्रेटर वाला हिस्सा कॉपी करने की टैलेंट रखता है। और चाहे जैसे भी देखो, ये शिर्यू के लिए अच्छा था और शायद ट्रांसमाइग्रेटर होने का उसका बोनस भी था। और जैसे ही वो अभी भी सारी जानकारी को समझ रहा था, अचानक अलार्म बज उठा, उसे बताते हुए कि वो लगभग लेट हो चुका है। इसलिए वो फटाफट तैयार होकर बर्फीले भेड़ियों के पास अपना क्वेस्ट करने चल दिया। थोड़ी देर बाद वो एक सुविधा केंद्र में पहुंच गया, जहां उसे वो खाना मिल गया जो उसे भेड़ियों को खिलाना था। लेकिन पैकेज के अंदर की चीजें देखकर शिर्यू खुद को ललचाते हुए नहीं रोक पाया। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हर कोई पशु प्रशिक्षक बनने के लिए नहीं काटा जाता, क्योंकि एक सामान्य इंसान इस जानवर से जल सकता है, क्योंकि ये पालतू जानवर लोगों से भी बेहतर खाना खाते हैं। हालांकि जब वो अपनी गाड़ी में बक्से लगा रहा था, कंपनी के कुछ सदस्य जो उसे जानते थे, शिर्यू से दोस्ताना अंदाज में बात करने लगे, भेड़ियों के बारे में चिढ़ाते हुए जिन्हें वो खिलाने वाला था, जिसका उसने शिष्टता से जवाब दिया, लेकिन जल्दी से वहां से निकल गया क्योंकि वो उनमें से किसी को भी याद नहीं करता था। और जब वो भेड़ियों के पास जा रहा था, उसे याद आया कि इस दुनिया में उसकी पर्सनैलिटी उसके परिवार के साथ हुई घटनाओं से बनी थी। वो आम तौर पर अपने में ही रहता है और उसे यही पसंद है। इसी वजह से उसने नई नौकरी में फटाफट दोस्त नहीं बनाए और न ही उसने छोटे छोटे ग्रुप्स में घुलना मिलना शुरू किया। वो तो बस एक अकेला भेड़िया जैसा है, इसलिए उसके बीच की दोस्ताना संबंधों में कमी है। पर अभी के लिए ये बुरी बात नहीं है, हो सकता है ये फायदेमंद भी रहा हो, इसलिए कोई बात नहीं। उसके अचानक बदलाव देखने को मिलते और फिलहाल उसकी प्राथमिकता है कि वो इस दुनिया का आदी हो जाए ताकि बाद में वो हमेशा रिश्ते बना सके। पर जैसे ही वो खाना निकाल रहा था, उसके पीछे बर्फीले भेड़िए का झुंड दिखाई दिया, जिससे वो हैरान हो गया। और जो उसे और भी ज्यादा हैरानी में डाल दिया वह था कि ऐसे वक्त पे उसकी याददाश्त गजब की स्पष्ट हो जाती है, बर्फीले भेड़ियों की सारी डिटेल याद रखते हुए। पर बेशक उसके अपने अनूठे हुनर हैं, तो वो उन्हें समझ सका। वह भेड़िए सोच रहे थे कि उसे यहाँ आने में इतना लंबा समय क्यों लगा, और चूंकि वो भूखे थे, शिर्यू उनकी नजरों में बड़ा मजेदार लग रहा था। इससे उसे एहसास हुआ कि वो मेन्यू में एक अतिरिक्त आइटम बन गया है। पर भाग्य से भेड़िए का राजा आया और उसके एक हाल से ही बाकी भेड़ियों ने उसका स्वागत करते हुए आचरण किया। अब जब बात बन गई थी, शिर्यू राजा भेड़िए के सामने आमने सामने था। बस भेड़िए ने उसके माथे पे हल्की सी धक्का दे दिया और इसी के साथ वो चिन्हित हो गया। राजा भेड़िए की गंध उस पर छूट गई, जिससे शिर्यू राहत महसूस कर रहा था, क्योंकि यह पिंग के मुकाबले कहीं ज्यादा सभ्य तरीका था। और उसके हैरानी की बात यह थी कि हैंडबुक सीधे उसके सामने प्रकट हो गई। और जैसे ही वो सोच रहा था कि ये अपने आप कैसे निकल आई, अचानक हैंडबुक खुल गई, उसे वोल्फ किंग की स्किल के बारे में बताते हुए जो उसे अभी मिली थी। इसके साथ उसने इंटिमिडेट स्किल को नकल करने में सफलता पाई, जो कि एक ऊंचे दर्जे की स्किल थी। इसका मतलब है कि वो अपने पालतू जानवर को ये स्किल सिखा सकता है जैसे ही एक मिल जाता है। और ये स्किल राजसी क्षमता का संकेत है, जिसका अर्थ है वो जानवरों का राजा पाल सकता है। इससे शिर्यू को लगा कि उसमें गजब की प्रतिभा है जानवरों को पालने की। पर उसका जश्न जल्दी ही खत्म हो गया जब उसने देखा कि वोल्फ किंग उसे मूर्ख समझ रहा है या फिर डर के मारे सहम गया है। इसलिए वो अपने मिशन पे निकला और भेड़ियों को खाना खिलाने लगा। और वोल्फ किंग का निशान वैसे काम कर गया जैसा उम्मीद थी, क्योंकि दूसरे भेड़िए उसके प्रति गर्माहट दिखाने लगे थे, बिल्कुल वैसे जैसा दूसरे इंटर्न ने बताया था। और जब वो दूसरे भेड़िए के सर को सहला रहा था, एक नोटिफिकेशन आया उसे ये बताते हुए कि वो भेड़िए को, जिसे वो प्यार से सहला रहा था, इंटिमिडेशन स्किल सिखा सकता है जो उसे अभी मिली है। इसके साथ शिर्यू को पूरा यकीन है कि वो अब एक भेड़िया राजा को पाल सकता है। पर उसे पता है कि अगर उसने बिना सोच विचार करके वो ज्यादा बदलाव किए बिना वहां से निकल लिया। लेकिन अफसोस की बात रही कि वो बर्फीले भेड़ियों के और तरकीबें नहीं सीख पाया। पर यह तो होना ही था, क्योंकि वो दूसरे भेड़िए खाना खाते वक्त बिना कारण के अपनी कलाएं इस्तेमाल नहीं करते। फिर भी अब शिर्यू के पास एक उच्च कोटि का मानसिक कौशल है जो उसके लिए काफी है। जब वो सफर कर रहा था, एक हरी पीठ वाला चील उसके पास से उड़ गया और उसे अचंभा हुआ जब सिस्टम ने उसे सूचित किया कि ये भी एक सिखाने योग्य जानवर है, आतंक का कौशल सिखाने के लिए। अब शिर्यू समझ गया कि वो बस एक भेड़िया राजा ही नहीं, और भी ऊंचे किस्म के जानवर पाल सकता है। वो एक पक्षी राजा भी पाल सकता था, जिसे वो कोशिश करना चाहता था। काश उसके पास और कोई काम न होता, पर वो तो अब भी इंटर्न ही था। इसलिए उसे बुनियादी चीजों से शुरू करके जितना हो सके अपनी दिनचर्या का पालन करना है। और उसके इंटर्नशिप के खत्म होने में मात्र 3 महीने बचे हैं, तो उसे कार्यक्रम से चिपके रहना चाहिए और पहले डोर कौड़ी सीख लेनी चाहिए। फिर उसने एक होर्डिंग देखी जिसमें एक लोहा खाने वाला जानवर था, जो तुम्हें याद होगा कि वही जानवर था जिसे उसके पिछले अवतार ने बुक किया था। अर्थ पर इन्हें पांडा के नाम से जाना जाता है। ये बस मिडिल ट्रांसेंडेंट जानवर हैं, और ये इसलिए क्योंकि आयरन ईटर्स के पास सिर्फ